नमस्कार दोस्तों, 21 जनवरी 2024 का पेपर हम कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं सीटीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। और इस पेपर का हमने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जो कि सीटीपी के क्वेश्चन से ही संबंधित थे, और ये पार्ट 2 है जिसमें हम जो बचे हुए सीटीपी के क्वेश्चन है उसे कर लेंगे। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट परीक्षा की तो आपके लिए जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल का ये प्रश्न है 2024 का, जो कि जनवरी में परीक्षा हुआ था। और इस पेपर का समाप्त होने के पश्चात जो है हम जुलाई वाला पेपर भी करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करें। और साथ में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आप सभी के लिए, सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है चैनल पर, जिसपे हमने जो है बहुत से पेपर जो है सॉल्व कर रखा है इसी प्रकार से सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो संबंधित है। तो एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर ले और जितने भी पेपर सॉल्व हो गए हैं, जिस सीडीपी और ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, वो सभी भी देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 16 से आज करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? ऑप्शंस है, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। तो नहीं, ये केवल कार्य के अंत में जो है दी जाती है, ये गलत है। यह व्यापक और सामान्य होती है। नहीं, ये सामान्य नहीं होती बल्कि यह जो है विशिष्ट होती है। ठीक है, तो ये गलत है। ये केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। नहीं, उपयोगी प्रतिपुष्टि जो है यह सिर्फ परिणामों पर जो है यह जो है केंद्रित नहीं होती है। और कहीं भी आपको केवल वर्ड दिखे तो आप समझ जाइएगा ऑप्शन जो है नेगेटिव होता है। केवल जो है एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आप याद रखेंगे किसी भी ऑप्शन में जो है आपको केवल वर्ड दिखे, असक्रिय दिखे, निष्क्रिय दिखे, या फिर से जो है मानकीकृत दिखे, तो ये सभी जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। ये जो है आप समझ जाइएगा, ये सभी जो है नेगेटिव है, तो उन ऑप्शंस को जो है आप छांट लीजिएगा पहले नेगेटिव ऑप्शंस के तौर पर। तो ये केवल परिणामों पर केंद्रित होता है, नहीं ये भी गलत है। यह सामयिक और विशिष्ट होती है, बिल्कुल सही है। जो उपयोगी प्रतिपुष्टि जो होती है इसकी यह विशेषता है कि यह जो है सामयिक होती है और विशिष्ट होती है, सामान्य नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, तो समीपस्थ सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो समीपस्थ सिद्धांत में जो है ऐसा होता है कि बच्चों का जो है जो अंग होते हैं वो जो है हाथों और पैरों की तुलना में जो है तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो ऑप्शन 1 ही इसमें करेक्ट है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी है तो वो जो है शरीर की बाहरी हिस्सों से पहले जो है विकसित होती है। इसके अंदर जो है इसी तरह का जो है डेवलपमेंट देखने को मिलती है शरीर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 18, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो यह जो है सही है कि जो पाठ्यक्रम जो है निर्मित है, जो सिलेबस जो है बनाया जाता है पाठ्य पुस्तकों की, तो इसको जो है इसमें जो है सांस्कृतिक जो भी बच्चों की संस्कृति है उनको जो है शामिल किया जाना चाहिए। इससे जो है बच्चे आसानी से सीखते हैं और उन्हें जो है एक समावेशन जो किया जाता है उससे जो है उनकी मनोबल भी बढ़ती है, जिसके कारण से जो जैसे कि पिछड़े वर्ग की लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनका जो है संस्कृति को उजागर करने के लिए जो है पाठ्य पुस्तक में इसे शामिल किया जाएगा। तो उनका जो है उनके बारे में पूरी दुनिया जानेगी और उन्हें भी जो है महसूस होगा कि हमारी जो ये पर्व है, हमारी जो संस्कृति है, ये पुस्तक में भी इंगित है। तो ये जो है हम लोग का कल्चर जो है बहुत ही अच्छी कल्चर है। इस प्रकार से जो है उनका जो है एक मनोबल बढ़ेगा और उनका जो है समावेशन भी बढ़ेगा। तो इसके लिए जो है विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यालय के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। अभिकथन जो है सही है। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, बिल्कुल सही। तो उदाहरण के तौर पर जो है किसी फेस्टिवल का एग्जाम्पल लिया जा सकता है या किसी अन्य चीजों का जो कि
उनके जो है संस्कृति से रिलेटेड है, उन चीजों का जो है एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाते समय जो है शिक्षक ले सकते हैं। और पाठ्यक्रम में जो है इंगित है तो और अच्छे से जो है शिक्षक भी जो है उसे उदाहरण के तौर पर पढ़ाने में उन्हें भी आसानी होगी और बच्चों को जो है और उनका मनोबल बढ़ेगा और उन्हें जो है उनकी समावेशन भी कक्षा में बढ़ेगी। तो कारण भी सही दिया गया है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? तो रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। छात्रों को पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। तो छात्रों का जो है पूर्व ज्ञान है उसको निर्धारित करने के लिए जो है एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, तो उसे जो है वो उसके जो पूर्व अवधारणाएं हैं, पूर्व ज्ञान है, वो जो है नई अवधारणाओं से जो जोड़ता है तो ये जो है अच्छा माना जाता है। तो ये जो है रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, तो कक्षा का जो मूल्यांकन होगा तो ये भी जो है रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी इसमें नहीं होगा। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायता होता है। तो देखिए तुलना करने के लिए बात हो रही है और एक मानक पैमाने के अनुसार बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है सही नहीं है, रचनात्मक मूल्यांकन में जो है ऐसा नहीं होता है कि मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। छात्रों की तुलना करना जो है रचनात्मक मूल्यांकन का जो है यह उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो है ऑप्शन 3 ही सही हो सकता है। देख लेते हैं ऑप्शन 4 को। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि बच्चे जो है कहाँ पर उसे दिक्कत आ रही है सीखने में, कहाँ उसे परेशानी है, तो ये जो है देखा जाता है रचनात्मक आकलन में, तो ये नहीं होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो रचनात्मक मूल्यांकन में जो है एक मानक पैमाने के अनुसार जो है छात्रों को तुलना करने के लिए जो है यह सहायक होता है, ये गलत है। बल्कि यह जो है सहायक नहीं होता है, तुलना नहीं किया जाता है, बल्कि बच्चों का जो है क्या कमियां हैं, कहाँ पर उन्हें अधिगम करने में परेशानी आ रही है, किस परेशानी से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इन्हें जो है सुलझाने का प्रयास किया जाता है मूल्यांकन के थ्रू। तो ये जो है गलत हो जाएगा और इसका जो है नहीं पूछा गया है, कौन जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पठन वैफल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो देखिए पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया से जो ग्रसित बच्चे हैं उनकी जो है क्या विशेषताएं होती है, उन्हें जो है कैसी समस्या आती है। तो जो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं, पठन वैफल्य जो होते हैं उनका जो है पढ़ने से संबंधित उनमें विकार होती हैं, वे जो है उच्चारण ढंग से नहीं कर पाते हैं, या कोई सेंटेंस दे दिया जाए पढ़ने के लिए तो ठीक से पढ़ने में जो है सक्षम नहीं होते हैं। तो जो पठन वैफल्य की विशेषता है क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, क्योंकि उन्हें जो है सही उच्चारण करने में और पढ़ने में परेशानी होती है, ठीक है। शारीरिक संबंधित नहीं होता है, स्थानिक से संबंधित नहीं होता है, और रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई ये भी नहीं होता है। तो पठन वैफल्य से जो ग्रसित बच्चे हैं उन्हें ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो कौन सा ऐसा प्रश्न है, तो बच्चों को यदि पूछा जाए तो उनका जो है मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन जो है करने में मदद करता है।
तो देखिए जानकारी का जो है गंभीर रूप से मूल्यांकन की बात हो रही है यहाँ पे। बच्चा जो है क्या-क्या जानता है, इसको जानने के लिए जो है आप कौन-सा प्रश्न पूछेंगे तो आपको जो है इसका जो है आकलन करने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। वे प्रश्न जो छात्र छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, यह सही है। वे प्रश्न जो पाठ्य को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, पाठ्य को जो है सही साबित करने के लिए जो है आप उदाहरण के रूप में जो है उन्हें पूछ रहे हैं, तो यह भी सही नहीं होगा। वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, तो कोई स्टोरी आपने बता दी या कोई विषय के बारे में आपने बता दिया, उसका सारांश जो है लगभग हर बच्चा जो है इसका बता सकता है, तो यह भी नहीं होगा। तो आप जो है किसी विषय के बारे में उसका जो है व्यक्तिगत राय क्या है, वो आप पूछते हैं। तो बच्चा जो है कितना जानता है, उसे कितना जानकारी है किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, आप अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, यानी कि उन्हें जो है कितना जो है इस बारे में नॉलेज है, इसको जानने के लिए उसका जो उसके प्रति जो कंसेप्ट बना हुआ है उसको आप जानने का प्रयास करेंगे, उसकी व्यक्तिगत राय जो है क्या है, और वे जो है पर्सनली क्या उसके लिए जो है सोचता है, क्या उसके बारे में उस जानकारी रखा हुआ है, इसको जानने के लिए जो है सबसे अच्छा प्रश्न यही होगा कि जो प्रश्न जो है ऐसा पूछा जाए कि वे जो है अपनी राय उसमें रख पाए। तो इस तरह से जो है जो जिज्ञासु बच्चे होते हैं वो बहुत सारे रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, और उसी और अपसारित चिंतन करते हैं, और एक ही समस्या को लेकर जो है अनेक वो हल ढूंढे रहते हैं। तो उन्हें जो है ऐसा मौका दिया जाता है, उन्हें अवसर दिया जाता है कि आप जो है अपना राय रखें, तो वो बहुत अच्छे से जो है अपना राय रखते हैं और चीज़ों को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो देखिए ऑप्शंस हैं जैविक, कार्यात्मक, कार्यात्मक जैविक, क्रियात्मक शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तो बाधिता जो है ये कैसी स्थिति है, जबकि अक्षमता जो है एक डैश स्थिति है। तो देखिए कोई बाधिता है, जैसे दृष्टि बाधिता है, तो ये जो है कितना बच्चों को जो है जन्म से ही होती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है जैविक होती है। ठीक है, जबकि अक्षमता, आप करने के लिए कोई चीज जो है सक्षम नहीं है, जैसे कि आप कोई चीज नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोई चीज लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये जो है अक्षमता इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो न कर पाना इसके पीछे जो है कार्यात्मक स्थिति हो सकती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 जैविक, कार्यात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। देखिए संज्ञान और भावना, ठीक है, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संज्ञान और भावना दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। तो क्या संज्ञान और भावना जो है अलग है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, बल्कि ये जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप जो है दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, मान लीजिए आप कोई ऐसा चीज सोच रहे हैं जो आपको खुशी प्रदान कर रही है, आप खुश हो रहे हैं उस चीज से। तो कोई बच्चा है सोच रहा है कि आज मुझे चॉकलेट मिलने वाली है, तो वो जो है अपने दिमाग में सोच रहा है, और उसका जो भावनाएं आ रही है वो ये दिख रहा है कि वो जो है बहुत खुशी महसूस कर रहा है। तो दोनों जो है जुड़े हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि वो दुखी है किसी चीज को लेकर, मान लो किसी टीचर ने उसको डांट दिया या उसका मम्मी ने उसको डांट दी, तो वो जो है संज्ञान में जो है उसका क्या चल रहा है, दिमाग में यह चल रहा है कि मम्मी ने मुझे डांटा है, और वो जो है उसकी भावना क्या व्यक्त करेगा, वो यह व्यक्त करेगा, वो जो है रो रहा है होता है, या दुखी होता है, या सैड होता है, अपसेट होता है। तो ये सभी जो है भावनाएं उसका दिखते हैं। तो ये दोनों जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो हमारी संज्ञान है और भावना है, जो जो दिमाग में चल रही होती है वही जो है व्यक्त होती है, भावनाएं जो है उस प्रकार की व्यक्त होती है। तो संज्ञान और भावनाएं जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पारस्परिक रूप से जो है एक दूसरे से दूसरे पर जो है निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड है भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकेंड ही इसमें सही होगा कि भावना और संज्ञान जो है आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाने का प्रयास किया कि बच्चा यदि दुखी है
तो वो जो है उदास रहेगा, उसको जो है किसी चीज में मन नहीं लगेगा क्योंकि उसने डांट सुना हुआ है। लेकिन यदि वो खुश है, उसे जो है ये है कि मैं आज घर जाऊंगा तो मुझे मम्मी चॉकलेट देगी, तो इस बात से वो खुश है, तो वो हमेशा जो है हंसते हुए दिखेगा। तो ये भावना और संज्ञान जो है आपस में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। नहीं है, गलत होगा। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकेंड ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, और यदि आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो हमें जो है और मोटिवेशन मिलेंगे इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपका मदद हो सके। और जो सीटेट जुलाई 2025 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पेपर 1 का, इसी चैनल पर प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट कर ले और देख लीजिए जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं, क्योंकि इन वीडियोस को आप देख लेते हैं तो सीडीपी और ईवीएस जो सेक्शन है आपका सीटेट परीक्षा के लिए, ये आपका पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। आपको कोई इसमें जो है परेशानी नहीं रह जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इसे जो है कर लेना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन 24 है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? ऑप्शन है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तो देखिए यह नहीं होगा। जो प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं, उन्हें जो है भाषा का विकास करने के लिए जो है औपचारिक भाषा का यदि आप प्रयोग करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज का ज्यादा यूज नहीं करना है, बल्कि मातृभाषा का जो है प्रयोग करना है। एनईपी 2020 में यह कहा गया है कि बच्चों का जो है प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों का जो पढ़ाया जाना है, उन्हें जो है शिक्षकों को जो है उनकी मातृभाषा बोलने और उसी को प्रयोग करके जो है पढ़ाने पर जो है जोर देना चाहिए, न कि ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करे। तो औपचारिक भाषा का प्रयोग पर जोर नहीं देना है, ये गलत हो जाएगा। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, तो देखिए अवहेलना नहीं करना है मातृभाषा को, बल्कि उन्हें जो है और जो है उन्हें बढ़ावा देना है, और ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सके। जब ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जाएगा, मातृभाषा को जो है साइड कर दिया जाएगा, तो बच्चे जो है सीखने में परेशानी महसूस करेंगे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि सर कह क्या रहा है, मिस कह क्या रही है। तो जब समझ नहीं पाएंगे तो सीखेंगे कैसे? तो भाषा जो है एक माध्यम होता है सीखने का, और इस प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा आसान भाषा होना चाहिए। तो बच्चे जो है अपने परिवार से ही मातृभाषा को जो है सीखे हुए रहते हैं, तो उनका जो भाषा परिवार में के सदस्य बोलते हैं, वो सुन सुन कर जो है सीख गए रहते हैं, तो उस भाषा को समझने में सक्षम होते हैं। तो यदि शिक्षक भी उन्हीं भाषा का प्रयोग करते हैं, और तो उन्हें जो है सीखने में आसानी होगी। तो दूसरा लैंग्वेज यदि ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, जैसे कि स्कूल्स में रहते हैं कि यहाँ पर जो है इंग्लिश का इन्वायरमेंट है, इंग्लिश में ही आपको बात करना है, हिंदी में ही बात करना है, तो बहुत कुछ बच्चे जो है नहीं सीख पाते हैं, और क्योंकि भाषा की जो है कमी होती है वहाँ पे, और उनका टैलेंट जो है वहाँ पे दब जाता है। तो ये नहीं करना है, भाषा के कारण से जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बल्कि उनकी मातृभाषा को अवहेलना नहीं करना है, बल्कि उनकी मातृभाषा को जो है बढ़ावा देना है, और उनके बारे में जो है चर्चा करना है, और आपस में जो है उसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है। यह भी नहीं होगा। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, नहीं, जो मूर्त वस्तुएं होती हैं उन्हें दिखा कर जो है बच्चों को जो है पढ़ाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, वो टच करके सीखेंगे, खुद से जो है करके सीखेंगे, वस्तु को जो है प्रयोग में लाएंगे, तो वे जो है आसानी से सीख पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। तो ये नहीं होगा। संकेत और प्रतीक से जो है बच्चे जो है सीखते हैं, लेकिन उन्हें मूर्त वस्तुओं से जो है अधिक अच्छे से सीखेंगे, अधिक आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। जब शिक्षक जो है अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए, यानी कि जो अमूर्त अवधारणाएं हैं, जो कल्पना करने के लिए जो है उनको जो है सबसे पहले क्या करेंगे, वो ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। वे जो है ठोस उदाहरण का उपयोग करेंगे, तो वे जो है देख कर जो सीखेंगे, और कुछ एक्टिविटी करके वस्तुओं से जो है सीखेंगे, तो उसके पश्चात जो है उनकी अमूर्त अवधारणाएं भी उसके प्रति विकसित होगी। तो शिक्षक की यह प्रक्रिया जो है सही होगा। तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है?
तो आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनली जो है आप मोटिवेटेड है, इसका कौन सही वर्णन करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, नहीं। आप पुरस्कार देकर जो है जो आपको अभिप्रेरणा मिल रही है, आपको मोटिवेशन मिल रही है, यह जो है आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, तो ये गलत है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, बिल्कुल सही। यदि आप किसी कार्य में जो है रुचि ले कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है उस कार्य में और आप जो है उस चीज को करने में आपको मजा आ रहा है, तो आप जो है इंटरनली मोटिवेटेड है उस चीज के प्रति। आप जो है बहुत आपको जो है उसमें मन लग रहा है, आपको करने में अच्छा लग रहा है। आप जो है जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कि आपको सिंगिंग अच्छा लगती है, तो सिंगिंग अच्छी लगती है तो आप हरदम गुनगुनाते रह रहे हैं, आपको जो है और उसी फील्ड में आप चले गए, तो उसी फील्ड में जो है आप आगे बहुत बढ़ जाइएगा, क्योंकि आपके पास जो टैलेंट था और एक तो आप उसके जो है सिंगिंग करने में आपको आनंद आता था और आप जो है इंटरनली मोटिवेटेड थे। कोई भी बाहरी अभिप्रेरणा की आपकी आवश्यकता नहीं है, किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि बाबू तुम गाना गाओ, तुम अच्छा गा सकते हो, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि आप जो है खुद गाना चाहते हैं, आपको उसमें रुचि है, आप जो है उसमें मजा आ रहा है आपको करने में। तो ये जो है सभी चीजें होती हैं जो दर्शाता है कि आप जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, और ये जो है होता है व्यक्तिगत आनंद से आती है। ठीक है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, तो उसे ही जो है हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड ही इसमें सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, बहुत सारे जो है स्कूल में हम देखते हैं कंपटीशन होती है कि बच्चों के बीच में जो है कंपटीशन कराया जाता है कि कौन फर्स्ट आएगा, तो उस टाइप की अभिप्रेरणा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, ये बाहरी अभिप्रेरणा है, गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, आप जो है किसी काम के लिए जो है कैसे मोटिवेट हो सकते हैं जो आप डर के कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक करें। आप लोग लाइक करेंगे तभी जाकर जो है हम मोटिवेटेड रहेंगे और आप सभी के लिए जो है इस प्रकार के वीडियोज अवेलेबल कर पाएंगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? देखिए, आलंबन जो है स्कैफोल्डिंग होती है, जिसमें जो है हम संकेत और इशारे के तहत जो है बच्चों का जो है सीखने में मदद कर रहे होते हैं और उन्हें जो है किसी प्रकार से जो है उन्हें अधिगम कराया जाता है और रट कर सीखने में जो है जोर नहीं दिया जाता है, और ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार से जो है बच्चों को जो है इस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न को। ऑप्शन है बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराओ। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों में से जो है आपको चूज करना है कौन सा जो है सही है कूट में। ठीक है, तो बोलकर सोचो यह सही है। बच्चे जो है बोलने का अपना प्रयास करेंगे जो भी वो सोच रहे हैं, ठीक है, या बोल लेंगे, उसके पश्चात जो है उसके प्रति सोचेंगे कि मैंने जो कहा उसमें क्या गलत हो रही है। ठीक है, तो ये सही है। संकेत और इशारे बिल्कुल सही है। तो कोई जो है जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, एमक्यू है, ठीक है, वे जो है क्या कर रहा है कि दूसरा जो सीखने में जिसे कठिनाई आ रही है उसे जो है संकेत देता है और इशारे से समझाने का प्रयास करता है और जेड पीढ़ी तक पहुंचाने का जो है उसका लक्ष्य रहती है। जैसे कि कोई सहपाठी भी हो सकता है, कोई बच्चा है उसे पढ़ना जो है पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसका फ्रेंड है वो उसे मदद कर रहा है, तो ये जो है संकेत और इशारे हो सकते हैं। या कोई शिक्षक है किसी प्रकार से संकेत दे रहे हैं, इशारे दे रहे हैं ताकि वे उनको वहाँ उसको जो है जहाँ पर समस्या आ रही है उसे वो समाधान करके आगे बढ़े। ठीक है, यह भी सही है। प्रश्न भी सही है, आधा हल किया हुआ उदाहरण तो कोई बच्चा है उसने जो है कोई प्रश्न का आधा हल किया हुआ है और उसे जो है आगे नहीं आ रहा है, तो ये आलम्बन का उदाहरण है और इसके बाद जो है उसको जो है सिखाया जाएगा। ठीक है, रट कर दोहराओ, आपने बोल दिया कि कोई चीज रट लो उसको फिर जो है दोहराओ, तो ये जो है नहीं होगा, ये आलम्बन का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो है ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी और डी, तो ऑप्शन 3 सही है, ए बी सी डी।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, तो बच्चे जो हैं सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले जो है, अर्थात जो है इसमें जो है बच्चों का जो है उंगलियों का विकास जो है बाद में होती है, और जो सकल पेशी कौशल जो है पहले विकसित कर लेते हैं। जैसे उन्हें जो है बड़ा चीज पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो जो है हाथ पैर चलाने लगते हैं, लेकिन उंगलियों का कार्य करने में जो है उन्हें दिक्कत होती है, वो जो है इससे बाद में करते हैं। ठीक है, तो अर्थात यानी कि सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले जो है सकल पेशीय कौशल के कौशल विकसित कर लेते हैं। तो ये जो है ऐसा होता है, बच्चों का जो डेवलपमेंट का जो स्तर है, तरीका है, वो इसी प्रकार से होता है। जैसे लिखने वाला कार्य है बच्चे बाद में करते हैं, और फुटबॉल पकड़ने का कार्य पहले ही कर लेते हैं। पैर से फुटबॉल मार सकते हैं, लेकिन उंगलियों से छोटा चीजों को पकड़ने में जो है उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि उनका जो है सूक्ष्म पेशीय कौशल जो है यह विकसित नहीं हुआ रहता है, फाइन मोटर स्किल। ठीक है, तो ये सही है, और ये दर्शाता है कि विकास जो है क्या है। तो ऑप्शन है अराजक, शीर्षगामी, रेखीय, समीप, दूराभिमुख। यह जो है दिखाता है कि विकास जो है यह समीप दूराभिमुख है। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसका यही मतलब हुआ समीप दूराभिमुख का, कि बच्चे का जो है उंगलियों का जो डेवलपमेंट होता है वो बाद में होता है, और जो अदर पार्ट्स का है, हाथों का, पैरों का, ये सभी जो है पहले ही विकसित हो गए रहते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं समीप दूराभिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28 है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच, ठीक है, को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने जो है इसके बारे में 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। जो 4 अवस्थाएं हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और उसके पश्चात जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर जो है इसमें है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है, और ये इसमें जो है पूछा गया है कि कौन सी मूर्त संक्रियात्मक सोच अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो ऑप्शन है इंद्रियों के समन्वय, विकेंद्रन, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व तो नहीं होगा, क्योंकि यह जो है गुण है 0 से 2 वर्ष के बच्चों का, अर्थात जो है सेंसरी मोटर स्टेज का है। ठीक है, परिकल्पित तार्किकता यह भी नहीं होगा। इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकेंद्रन। ठीक है, इंद्रियों का समन्वय, बच्चे जो है इंद्रियों से सीखते हैं, तो यह भी नहीं होगा, तो विकेंद्रन ही सही हो जाएगा। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीख रहे होते हैं, तो उसमें जो है सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चे आते हैं। ठीक है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। विकेंद्रन हो जाएगा, इसमें जो है यह क्षमता जो है मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद औरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो देखिए, बच्चे जो है उसने यह कहा रस्सी कूदते समय जो है पैर में रस्सी फंस गया और आउट हो गई वो। ठीक है, तो उसने कहा कि उसने क्या कहा कि रस्सी ने जानबूझकर जो है आउट किया है। ठीक है, औरू नाम है, ठीक है, बच्ची का। तो वो कह रही है कि उसने रस्सी ने जो है उसे जानबूझकर आउट किया है। तो क्या रस्सी जो है खुद जानबूझकर आउट कर सकता है? ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन बच्चे ऐसे तर्क दे रहे हैं। तो किस अवस्था में जो है बच्चे ऐसे तर्क देते हैं? तो ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व चरण अवस्था। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होते हैं, इसमें जो है जीववादी एनिमिज्म का जो है
विशेषता देखने को मिलती है, जिसमें बच्चे जो हैं, जो सजीव निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इसमें जो है वो अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि रस्सी ने जो है उसे आउट कर दिया, ऐसा वो सोच रही है, तो रस्सी तो एक निर्जीव वस्तु है, वो उसे कैसे आउट कर सकता है। तो ऐसा तर्क देना जो है यह पूर्व चरण अवस्था का जो है ये गुण है, विशेषता है, ठीक है। अर्थात जो बच्चे हैं, अरु है, वे जो है सजीव और निर्जीव वस्तुओं को जानने में सक्षम नहीं है कि क्या जो है लिविंग है और क्या जो है नॉन लिविंग है, और उसे जो है वे जो है जीववादी सोच को जो है दर्शाती है। तो इसका जो है ये विशेषता जो है यह है पूर्व चरण अवस्था की। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 30। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, जो सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार है किस बात का वकालत करते हैं। तो ऑप्शन है, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दूसरों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या वो निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं? नहीं, ये गलत है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। तो क्या व्याख्यान बिना दिए समझाए, बिना समझाए जो है शिक्षण सक्रिय होता है? तो शिक्षण कैसे सक्रिय हो सकता है? बिना आप किसी अवधारणा को स्पष्ट नहीं कराएंगे, नहीं उसकी व्याख्या देंगे, नहीं समझाएंगे, तो कैसे जो है शिक्षण सक्रिय हो सकता है? तो ये भी गलत है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। आप जो है बार बार चीजों को रटवा रहे हैं, दोहरवा रहे हैं, तो क्या इससे जो है बच्चे जो है चिंतन करेंगे? नहीं, वो नहीं सोचेंगे। उसका तो बस काम यही होगा कि चीजों को जो है बार बार उसी को उतार लेना है, बार बार उसी को लिखना है, या बार बार उसी को रटना है। तो वो समझ ही नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट को बिना समझे जो है रटना हो गया, ठीक है। तो दोहराना ये जो है शिक्षा का प्रभावी अर्थात चिंतन प्रक्रिया से जो है ये प्रभावी शिक्षण नहीं होती है, तो ये भी गलत है। तो शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह सही है। बच्चे जो सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण करते हैं, ठीक है, तो शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण करते हैं। ऑप्शन सेकेंड ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 21 जनवरी 2024 के पेपर का जितना भी सीटीपी का प्रश्न था, हमने उसे कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो के माध्यम से। और इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस पेपर का, और सीटेड जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है जिसमें अपलोड कर दिए गए हैं। और इसी प्रकार से जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे सीटेड परीक्षा की, और ऑफलाइन एग्जाम्स के पेपर भी हमने इसी प्रकार से सॉल्व किया हुआ है। तो पिछले वीडियोस को भी जाकर उन्हें उसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर दिया गया, देख ले। और साथ में जो है हम आगे जो है इस पेपर का ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।